मुंशी प्रेमचंद भारत के महान लेखक जिन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग पीड़ितों और शोषितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किया। उनके उपन्यासों और कहानियों में हमें राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती हैं। उनके पिता अजय लाल बनारस जिले के लम्ही गांव में डाक मुंशी थे। यूँ उनके साधन बहुत सीमित थे, पर दिल बहुत बड़ा था। आइए इस कहानी के कुछ अंश शुरू करते हैं। यहाँ पे वार्तालाप दिखाया गया है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सिर छिपाने की जगह की कमी नहीं होगी। आखिर तुम्हारे दिवंगत पति मेरे भतीजे थे, उनमें मेरा खून था। उनके एक भाई कम उम्र में चल बसे थे। उनके परिवार का भरण पोषण भी वे ही करते थे। अपने स्वर्गीय भाई की बेटी का ब्याह भी उन्होंने ही किया था। लड़की का भाग्य अच्छा है। उसके चाचा उसके लिए एक आदर्श पिता रहे, किंतु अजैब इस दृष्टि से बदकिस्मत थे कि उनके अपने बच्चे नहीं रहे। दो बच्चे, दोनों लड़कियां पैदा होने के कुछ समय बाद ही चल बसे। जब उनकी पत्नी फिर गर्भवती हुई तो पड़ोसियों ने उन्हें सलाह दी, सुनो आनंदी, इस बार तुम मैके मत आओ। लगता है वह घर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। आनंदी अपने पति के घर पर ही बनी रही। फिर उनकी तीसरी लड़की हुई और सचमुच वह जिंदा रही। उसका नाम रखा गया सम्मी। 7 साल बाद 31 जुलाई 1880 को उनके घर पर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। नहीं, यही बालक आगे चलकर प्रेमचंद कहलाया। यूँ इस बच्चे का नाम रखा गया था धनपत राय। उसके एक चाचा प्यार से उसे नवाब राम के नाम से बुलाते थे। देख लो, तुम्हारे लाडले ने क्या किया है। ढेला मारकर पेड़ों पर से आम गिराने में भी प्रेमचंद माहिर थे। धीरे धीरे प्रेमचंद बड़े हुए और जो ही वे बड़े हुए, उन्हें एक सक्रिय नटवर बालक के रूप में देखा जाने लगा। माँ, तुमसे किसने कहा था उस तरह से खेलो? माँ, मैं तो उसकी दाढ़ी बना रहा था। कजाकी नाम के डाकिये से उनका बहुत गहरा लगाव था। कजाकी चाचा, कल जो कहानी अधूरी छोड़ दी थी उसे पूरा करो ना। बताओ राजकुमार का फिर क्या हुआ? राजकुमार ने राजकुमारी से ब्याह कर लिया और अपने विशाल राजमहल में सुख से रहने लगा। आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। दोनों लड़के अक्सर स्कूल से गोल हो जाते और कहीं खड़े होकर भालू या बंदर का तमाशा देखते हुए अपना वक्त पूरा कर लेते। मौलवी साहब स्कूल से नामा करने के लिए उन्हें डांटते डपटते, पर वे लोग मौलवी साहब को खुश करने की तस्नीक जानते थे। तुम लोग पूरे 2 दिन के बाद शकल दिखाने आए हो, मैं मार मार कर तुम्हारा कचूम्बर निकाल दूंगा। जनाब, हम आपके लिए एकदम ताज़ा गन्ने लेकर आए हैं, बड़े रसदार हैं, आप चखेंगे नहीं जनाब? प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा पड़ोस के एक गांव लालपुर में हुई। उनके उस्ताद एक मौलवी थे जिन्होंने उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाई। प्रेमचंद के साथ उनके चचेरे भाई हलधर भी पढ़ते थे, या फिर वे सबसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर चले जाते और आती जाती रेलगाड़ियों को देखते। मौलवी साहब ने कई पिंजरों में पक्षी पाल रखे थे। कभी कभी ये दोनों उनके लिए कीड़े मकोड़े भी पकड़ लाते। अरे लड़कों, तुम इतनी बड़ी बड़ी टिड्डियाँ कहाँ से पकड़ लाते हो? देखो मेरे पंछी कितने मज़े से उन्हें चटकिए जा रहे हैं। जब वे करीब 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। चचेरा भाई हलदर गांव छोड़कर अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। अब प्रेमचंद बहुत अकेलापन महसूस करने लगे। उधर रिश्तेदारों ने उनके पिता के ऊपर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हें फिर शादी कर लेनी चाहिए, अपने लिए नहीं तो लड़के की खातिर। उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा। सौतेली माँ अपने साथ अपना एक छोटा भाई भी लाई थी, विजय बहादुर। उसमें और प्रेमचंद में अच्छी दोस्ती हो गई। सौतेली माँ खुले तौर पर अपने भाई की तरफदारी करती थी। उन्होंने प्रेमचंद के साथ दुर्व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। एक बार तुम पड़ोसियों से शिकायत करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तुम कहते हो मैं तुम्हें ठीक से खाना नहीं देती। चाची, मैंने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी ने आपसे झूठ कहा है। कुछ महीने बाद उनके पिता का तबादला जिमानिया नाम की जगह के लिए हो गया। प्रेमचंद भी अपने पिता के
पास चले गए। माँ का नियंत्रण रहा नहीं था, अतः वे कुछ बुरी आदतें सीखने लगे। जल्दी ही प्रेमचंद की सौतेली माँ घर आई। ये तुम्हारी नई माँ है धनपत, ये तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितनी तुम्हारी माँ करती थी। सच पिताजी। अजायब लाल जानते थे कि उनके बेटे के साथ विमाता का सलूक अच्छा नहीं, पर वे लाचार थे। एक साल बाद अजायब लाल का तबादला गोरखपुर के लिए हो गया। वहाँ प्रेमचंद का दाखिला मिशन हाई स्कूल में करा दिया गया। उनकी सौतेली माँ पूरे महीने की पढ़ाई की फीस और जेब खर्च दोनों के लिए मिलाकर कुल 1 रुपया देती थी। चाची दिन ब दिन कंजूस होती जा रही है। वो ओछी भी है और फूहड़ भी। मेरी माँ तो एकदम देवी थी। हर साल शरद ऋतु में रामलीला का अवसर आता तो वहाँ उनके लिए बहुत बड़े मनोरंजन के दिन होते थे। जो लड़के राम और लक्ष्मण बनते वे उनकी नज़रों में बड़े सूरवीर होते थे। प्रेमचंद और विजय बहादुर मुशायरों में भी जमा करते थे। प्रेमचंद का जीवन यूँ तो बड़ा कठिन था, मगर फिर भी वे खूब खुश रहते थे। अक्सर वे अपने सहपाठियों के साथ खेलों में शामिल होते थे, पर उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था उपन्यास पढ़ने में। उपन्यासों को वो बहुत बड़े पढ़ाकू थे। गोरखपुर में उन्होंने कई मशहूर उर्दू लेखकों की रचनाएं पढ़ी थी। गोरखपुर के स्कूल से 8वीं दर्जा पास करने के बाद प्रेमचंद ने क्वींस कॉलेज बनारस में दाखिला लिया। चूँकि वे रहते लम्ही में ही थे, अतः उन्हें 5 मील पैदल घसीटते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता था। देर से ढेल वे घर लौटा करते। अपनी पढ़ाई में जुटने से पहले उन्हें घर का कुछ काम काज भी अपने हाथों से ही करना पड़ता था। उनके पिता तबादले के बाद से ही जिमानिया में ही रह रहे थे। वे उनके महीने भर के खर्चे के लिए 5 रुपये भेजा करते थे। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर वे अपनी गुजर बसर के लिए कुछ और पैसे कमा लेते थे। इसी दौरान उनके एक मामा आकर उनके साथ ही रहने लगे। उपन्यास पढ़ते देखकर वे अक्सर प्रेमचंद को खूब डांटा करते थे। यह क्या बात हुई कि मैं हमेशा तुम्हें उपन्यास पढ़ते ही देखता हूँ। मुझे यकीन है तुम बिगड़ते जा रहे हो। मामा को हर बात में टांग अड़ाने की आदत पड़ी थी। प्रेमचंद को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने मामा को लक्ष्य बनाकर एक छोटी सी व्यंग लिखी। लिखने की दिशा में यह उनका पहला प्रयास था। इस लड़के की यह हिम्मत। प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया गया। विवाह उनकी सौतेली माँ ने तय किया था। अब मेरी जिंदगी की उदासी खत्म हो जाएगी। एक नए जीवन की शुरुआत होगी, सुखी जीवन की। नई बहू उम्र में प्रेमचंद से बड़ी तो है, वह काली कुरूप और फूहड़ भी थी। हे भगवान। ये दुल्हन को लेकर अपने गांव लौटे। उनके पिता उनकी सौतेली माँ से बेहद नाराज हुए। वह बेहद कुरूप और भद्दी है। वह कतई मेरे बेटे के लायक नहीं। तुमने उसके साथ बहुत बेइंसाफी करी है। प्रेमचंद के इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह के बाद ही उनके पिता का निधन हो गया। अब मुझे अपनी सौतेली माँ का और 2 सौतेले भाइयों का सबका भरण पोषण करना होगा। पिता के देहांत हो जाने की वजह से प्रेमचंद अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा में भी नहीं बैठ सके। उन्होंने यह परीक्षा 1 साल बाद 1898 में पास की। उन्हें द्वितीय श्रेणी मिली। द्वितीय श्रेणी का मतलब है कि क्वींस कॉलेज में मुझे वजीफा नहीं मिलेगा। कई दिन की दौड़ धूप के बाद किसी तरह प्रेमचंद ने कॉलेज की प्रबंध समिति के एक सदस्य से एक सिफारिशी चिट्ठी पा ली। इतने दिन तुम कहाँ रहे? बीमार था, दिल धड़कने की बीमारी श्रीमान। कॉलेज की सहायता के बिना अपनी पढ़ाई जारी रखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। अचानक एक दिन एक वकील ने उनकी समस्या हल कर दी। मुझे अपने बेटे के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत है। मैं तुम्हें 5 रुपया महीना दूंगा। मेरे घर में अस्तबल के ऊपर एक कोठरी है। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। परंतु अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने का उनका बड़ा मन था। उन्होंने एक नए खुले कॉलेज हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया और प्रिंसिपल पी रिचर्डसन से मदद मांगी। मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, परंतु कॉलेज के नियमों के मुताबिक मैं ना तो तुम्हारी फीस में कोई रियायत कर सकता हूँ, ना तुम्हें वजीफा दे सकता हूँ। यह मदद तो सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्र को मिल सकती है। अगर कोई बहुत बड़ी सिफारिश आए तो तुम्हारे मामले पर विचार किया जा सकता है। प्रिंसिपल ने किसी तरह अपनी मुस्कुराहट दबा ली। प्रेमचंद से कहा गया कि वह इम्तिहान दे। अंग्रेजी की परीक्षा में उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्चा किया, पर गणित में उनका सिलसिला ठीक नहीं जमा। गणित उनके लिए हमेशा हवा रहा था। अब वापस प्रिंसिपल के पास जाने का कोई फायदा नहीं। इसी
गंदगी भरे कमरे में प्रेमचंद ने एक बोरी बिछाई, एक लैप खरीदा और रसोई के कुछ बर्तन ले आए और जम गए। वे अपने लिए रोजाना एक बार दाल चावल पकाते थे। प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे 5 रुपए कमाते थे और उसमें से 3 रुपए अपनी सौतेली माँ को भेज देते थे। अक्सर खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहता था। अपना फुर्सत का वक्त वे पुस्तकालय में उपन्यास पढ़ने में बिताते थे। उन्होंने एक रात नाथ सरसार की अमर कृति फसाना ए आज़ाद पढ़ी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास के उर्दू अनुवाद भी उन्होंने पढ़ डाले। प्रेमचंद को कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ था। वो पुरानी किताबों की एक दुकान पर गए। यह चक्रवर्ती की गणित कुंजी है। एकदम नहीं। इसका आप मुझे क्या देंगे? 1 रुपया। एक सज्जन दूर से लेन देन का यह तमाशा देख रहा था। वे बनारस से 30 मील दूर एक कस्बे चुनार के छोटे से मिशन स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। बरखुरदार, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने मैट्रिक किया है और कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मुझे अपने स्कूल के लिए एक मैट्रिक पास मास्टर की ज़रूरत है। 18 रुपये महीना तनख्वाह होगी। बोलो, आना चाहोगे? 18 रुपये? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे मंजूर है। चुनार छावली थी। अच्छी सी चमक। अध्यापक के रूप में प्रेमचंद जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। उनकी सौतेली माँ का भाई विजय बहादुर उन्हीं के साथ रहने लगा था। एक बार दोनों लम्ही गए और 4-5 दिनों तक वहीं रहे। चुनार के लिए रवाना होते वक्त, वापस लौटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं चाची, 1-2 रुपए दोगी? तुमने पैसा भेजा था, वह सब तो खर्च हो गया। मेरे पास कुछ नहीं है। गांव में किसी से उधार लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने बनारस जाकर अपना गर्म कोट 2 रुपए में बेचा। एक ही साल पहले ये कोट उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिलवाया था। परेशानियों के इन सब हालात के बावजूद चुनार में सब खुश थे। एक बार छावनी के अंग्रेज फौजियों की टीम और उनकी स्कूल टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ। टॉमी लॉक मैच हार गए। मैच के बाद स्कूल टीम के एक लड़के को एक टॉमी न होकर मारी। पाजी, हिंदुस्तानियों निकलो यहाँ से बाहर। प्रेमचंद भी दर्शकों में बैठे थे। उन्होंने यह देखा तो एक झंडे का डंडा उठाकर उस टॉमी के कसके जमा दिया। हमारे खिलाड़ियों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद तो दोनों टीमों में खूब जमकर लड़ाई हुई। बहुत सारे दर्शक भी उसमें शामिल हो गए। टॉमियों की खूब डटकर पिटाई हुई। परंतु अगले दिन, कल के कांड में मैं तुम्हारा कुछ पढ़ना स्कूल के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। आइंदा तुम्हें सावधान रहना चाहिए। प्रेमचंद प्रकृति से आवेगशील थे। कुछ ही महीनों बाद एक मुसलमान साथी से बेइंसाफी करने पर उन्होंने स्कूल अधिकारियों की लानत मलानत की। आप अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। आपका रवैया तो यह है कि हर बात में मनमानी करते रहते हैं। इस घटना का नतीजा यह निकला कि प्रेमचंद और उनके साथी दोनों की नौकरियां जाती रही। प्रेमचंद बनारस लौट आए और क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बेकन से मिले। मुझे अफसोस है, तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, पर मैं शिक्षा विभाग के अपने कुछ दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मिस्टर बेकन ने पूर्वी यूपी के बहराइच नगर के एक सरकारी स्कूल में उन्हें अध्यापक की जगह दिलवाई। बहराइच बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ का जीवन बहुत कठिन होगा, पर और कोई चारा तो नहीं है। कोई 3 ही महीने के बाद उनका तबादला प्रतापगढ़ को हो गया। यह जगह बनारस के पास भी है। यहाँ उनके ऊपर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। बाल विवाह, दहेज प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव जैसी अनेक कुरीतियाँ हिंदू समाज में घर कर गई हैं। इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की हमें कोशिश करनी चाहिए। भारत की समृद्ध परंपरा की जानकारी के लिए उन्होंने इतिहास ग्रंथ पढ़े। बाद में जब उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों की रचना की, तब उनका यह अध्ययन बहुत काम आया। 1905 में उनकी तैनाती कानपुर में हुई। यहाँ ज़माना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से उनका निकट संपर्क हुआ। ज़माना में गोखले पर आपका जो लेख छपा था, हमारे पाठकों ने उसे बहुत पसंद किया है। ज़माना में उनके लेख और कहानियाँ नियमित रूप से छपने लगी। निगम की मार्फत उनका कानपुर के और कई लेखकों से संपर्क हुआ। बंग भंग करने में लॉर्ड कर्जन का असली उद्देश्य है मुसलमानों को अलग हटाकर राष्ट्रवादी शक्तियों को कमज़ोर करना।
असल में वह बड़ी चालाकी से फूट डालो और शासन करो का खेल खेल। 1906 में प्रेमचंद ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी बाल विधवा थी। मेरे जीवन का यह एक नया अध्याय है। मुझे उम्मीद है हम दोनों सुखी जीवन बिताएंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। कुछ महीने बाद तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मुझे तरक्की देकर सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बना दिया गया है और मेरा तबादला महोबा जिला हमीरपुर के लिए हो गया है। पर कानपुर हमें सदा याद आएगा। अपनी नई जगह पर उन्होंने कई दिन तक दौरे पर रहना पड़ता था क्योंकि उनकी पानी अपनी नई जगह पर उन्होंने कई दिन तक दौरे पर रहना पड़ता था क्योंकि उनकी पत्नी अकेली नहीं रह सकती थी। अतः उन्होंने तय किया कि वे अपने मुआयने के दौरे पर उन्हें भी साथ ले जाया करेंगे। इसी ख्याल से उन्होंने एक बैलगाड़ी खरीद ली। सरकार उन्हें 20 रुपये महीना सवारी भत्ता दिया करती थी। दौरे पर प्रेमचंद को तरह तरह के भेंट उपहार दिए जाते। मैं ये चीज़ें नहीं ले सकता। मैं जो काम कर रहा हूँ सरकार मुझे उसकी तनख्वाह देती है। 1909 में सोजे वतन नाम से एक कहानी संग्रह निकला। इसके लेखक नवाब जल्दी ही पता चल गया कि नवाब राय कौन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलावा भेजा। यह किताब तुमने लिखी है? जी हाँ, मैंने ही इन कहानियों का लेखक हूँ। यह राजद्रोह है और कुछ नहीं। मुगल शासन होता तो तुम्हारे हाथ काट डाले गए होते। आइंदा बिना पहले से अनुमति लिए कुछ नहीं छापोगे। इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पुलिस के हाथ जितनी प्रतियां लगी सब जला दी गई हैं। फिर उन्होंने अपने साहित्यिक नाम प्रेमचंद रख लिया और भरसक खुलकर लिखते रहे। सरकार मेरी कलम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। प्रेमचंद नाम से सबसे पहले उनकी जो रचना छपी थी वह उनकी कहानी बड़े घर की बेटी। यह कहानी दिसंबर 1910 के जमाना में छपी थी। इस घटना का असर यह हुआ कि वे मन ही मन सरकार के खिलाफ हो गए। सरकारी नौकरी आदमी को कितना नीचा गिरा देती है। मेरा मन करता है नौकरी से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने सोचा क्यों ना पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करूं। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त निगम से लिखा पढ़ी की। इस लिखा पढ़ी का कुछ सर नहीं निकला और वे सरकारी नौकरी करते रहे। बराबर दौरे करते रहने का असर उनकी सेहत पर पड़ा। 1916 में उनका तबादला एक अध्यापक के रूप में गोरखपुर के लिए कर दिया गया। जिस दिन वे गोरखपुर पहुंचे ठीक उसी दिन उनके पहले पुत्र श्रीपद का जन्म हुआ। मैं अंधविश्वासी नहीं, पर क्या यह आरंभ शुभ नहीं? एक दिन उन्हें प्रधानाध्यापक ने बुलाया। मैं चाहता हूँ आप स्कूल छात्रावास के सुपरिटेंडेंट बन जाएं। आपको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी और मुफ्त घर भी। मैं आपका एहसानमंद हूँ श्रीमान। उनका घर शिक्षा विभाग के एक बड़े अफसर के बंगले के पास था। एक बार, यह क्या तरीका है कि आप मेरे पास से निकल जाते हैं और सलाम तक नहीं करते? आप बड़े अफसरों की कोई इज्जत नहीं करते। क्या बकवास है। मेरे बड़े अफसर सिर्फ मेरे स्कूल में हैं। यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। एक दिन प्रेमचंद की गाय भटकती हुई कलेक्टर के बगीचे में घुस गई। अगर यह गाय दोबारा मेरे बंगले में घुसी तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पहले तो प्रेमचंद माफ़ी मांगते रहे, किंतु अब कलेक्टर का गुस्सा किसी तरह शांत नहीं हुआ तो प्रेमचंद को भी गुस्सा चढ़ गया। हिम्मत है तो गाय को गोली मार कर देखिए। 1920 में गांधी जी गोरखपुर आए और उन्होंने एक आम सभा में भाषण दिया। प्रेमचंद बीमार थे, पर फिर भी वे अपनी पत्नी और दोनों बच्ची सहित सभा में गए। इस शैतान सरकार ने जालिमों वाला बाग, अमृतसर और पंजाब के अन्य नगरों में सैकड़ों लोगों की हत्या की है। इस सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग देना पाप है। सभा से लौटे तो प्रेमचंद एकदम बदल चुके थे। अब विदेशी सरकार की सेवा करना मेरे लिए असंभव है। मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया है। अपने इरादे पर अमल कीजिए। भविष्य हमारे लिए जो भी दुख दर्द लेकर आएगा हम उन्हें सह लेंगे। प्रेमचंद ने अपना इस्तीफा प्रधानाध्यापक को दे दिया। मेरी सलाह है कि तुम्हें उतावली में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकारी नौकरी करते रहने के लिए अब मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। मुझे चरखे की दुकान खोल लेनी चाहिए। इससे कुछ आमदनी भी होगी और चरखे को लोकप्रिय बनाकर मैं कुछ राज सेवा भी कर सकूंगा। उन्होंने गोरखपुर में चरखे की एक दुकान खोल ली। इस काम में उन्हें सफलता नहीं मिली। दुकान एक ही महीने में बंद कर देनी पड़ी। फिर उन्हें अपने
मित्र निगम को पत्र लिखा, मुझे सलाह दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ साझे में छापाखाना खोला जा सके तो मुझे कुछ पूंजी जुटा सकता हूँ। यह प्रस्ताव कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका, परंतु निगम और गणशंकर विद्यार्थी की मदद से उन्हें कानपुर में मारवाड़ी स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद मिल गया। स्कूल का मैनेजर यूं ही उन पर दोष जमाता रहता था, तुम बिल्कुल बेकार के आदमी हो, स्कूल में कुछ नहीं, अनुशासन है ही नहीं। मैनेजर का रवैया दिन प्रतिदिन असह्य होता चला गया। उन्होंने नौकरी छोड़ देने का निश्चय कर लिया। अफवाहें उड़ रही हैं कि आप स्कूल छोड़ रहे हैं, आप हमें छोड़कर ना जाइए। मैनेजर का ख्याल है कि मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं और मैं स्कूल में अनुशासन नहीं रख सकता। यह नौकरी भी चली गई। फिर वे बनारस से निकले वाले एक नए मासिक पत्र मर्यादा के संपादक बने। इस बीच लेखक के रूप में उनकी शोहरत चारों ओर फैल गई थी। समाज के लगभग हर वर्ग में, नर्तकियों तक में उनके पाठक पाठिकाएं थी। उन्होंने बहुत थोड़े अरसे मर्यादा का संपादन किया, फिर काशी विद्यापीठ में अध्यापक बन गए। यहाँ के अधिकारियों के साथ भी निभाव होना मुश्किल है, आमदनी का कोई स्वतंत्र जरिया होना चाहिए। उन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से एक छापाखाना लगाया। प्रेमचंद इतने सीधे साधे थे कि व्यापार उनके बस की बात न थी। प्रेस उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। अपने सौतेले भाई मेहताब राय को एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं तो इसके बोझ से कुचला जा रहा हूँ, पता नहीं बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। फिर उन्होंने नौकरी की तलाश में जुट न जाना पड़ा। इस बार वे लखनऊ के प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादक बन गए। कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने इस बीच बहुत सारी कहानियाँ और कुछ उपन्यास लिख डाले। जब प्रेमचंद लखनऊ में थे तभी उन्होंने बनारस से हंस नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली। यह गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साल 1930 की बात है। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान एक अहिंसात्मक युद्ध का बिगुल बजा दिया है, हंस भी इसमें भरसक अपना योग देगा। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। आपको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, आपकी सेहत कितनी ख़राब है, फिर आपकी गैर मौजूदगी में हमारी रोटी कैसे चलेगी। हमारे सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं जेल के बाहर हूँ। मैं सत्याग्रह करूँगी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई में यह हमारे परिवार का योगदान होगा। विदेशी कपड़े की एक दुकान पर धरना देने के अपराध में शिवरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में प्रेमचंद ने माधुरी छोड़ दी और वे बनारस लौट आए। अब मैं एक साप्ताहिक पत्र शुरू करना चाह रहा हूँ। तुम्हारा प्रेस और हंस भारी घाटे में चल रहे हैं। साप्ताहिक निकालना निहायत बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ियाँ तो मैं हमेशा ही करता आया हूँ। सरकार पर प्रहार करने के लिए मेरे हाथ में एक साप्ताहिक पत्र होना ही चाहिए। दोस्तों की सलाह सुनी अनसुखी करके प्रेमचंद ने जागरण निकाला। उनका यह साप्ताहिक चला नहीं। उनकी आर्थिक चिंताएं और भी बढ़ गईं। 1934 प्रेस और पन्नों का घाटा पूरा करने के लिए प्रेमचंद फिल्मी कहानी लेखक के रूप में बम्बई गए। बम्बई में उनकी ज़िंदगी उदास और घुटन की दिखाई दी। इस फिल्मी दुनिया में बिल्कुल अजनबी हैं। यहाँ अश्लीलता को मनोरंजन का नाम दिया जाता है। मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना होगा। 1935 में वो बनारस लौटे तो उनकी सेहत चकनाचूर हो गई, पर उन्हें आराम नसीब न था। वे तुरंत अपने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पूरा करने में जुट पड़े। यह उपन्यास सन 1936 में निकाला। गोदाम छपने के 15 दिन बाद की बात है कि एक दिन उन्हें खुल की उल्टी हुई। उन्हें जिगर का सिरोसिस रोग हो गया। उस समय वे अपना नया उपन्यास मंगलसूत्र लिखने में लगे थे और 8 अगस्त 1936 को प्रेमचंद का निधन हो गया। उनकी शव यात्रा मुश्किल से 12 लोग शामिल हुए। जैसी दीनता में उनका जीवन का आरंभ हुआ, वैसी ही दीनता में उनका अंत भी हो गया।